हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। आज जो ट्रिक लेकर हम आए हैं वो बड़ी उपयोगी है, बड़ी यूजफुल है। तो कूलिंग रेट आपने सुना होगा, नाम भी सुना होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का भी नाम आपने सुना होगा। हीट ट्रांसफर जो यूनिट है उसमें जो रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर है वहां न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जिक्र होता है। तो कूलिंग रेट को लिखने का आसान तरीका, कैसे हम किसी हॉट बॉडी का कूलिंग रेट मतलब किस रेट से वो ठंडी हो रही है उसको कैसे हम ट्रिक से लिख सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से बहुत आसानी से लगभग ओरल किया जा सकता है वो भी हम इस ट्रिक के थ्रू सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज फटाफट से शुरू करते हैं। सिचुएशन क्या है? तो सिचुएशन है एक हॉट बॉडी प्लेस्ड इन एन एनवायरनमेंट जिसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होगा। तो मान लेते हैं ये कोई रिलेटिवली हॉट बॉडी है जिसका खुद का टेम्परेचर है थीटा और वो किसी सराउंडिंग में है जिसका टेम्परेचर है थीटा नॉट, राइट। तो इस बॉडी का जो रेट ऑफ कूलिंग है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम लिख सकते हैं। और मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट जो है उसको लिख रहा हूं कि डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ कूलिंग, ध्यान रखना थीटा टेम्परेचर और टी टाइम है, तो डी थीटा बाई डी टी ठंडा होने का रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टाइम्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी टेम्परेचर एंड द सराउंडिंग। तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट। डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझने की है, और वही हमारी ट्रिक है। उन्हीं चीजों को ठीक तरीके से देख लेने और समझ लेने से जो हमारा खेल है वो बनेगा। तो पहला तो ये समझें कि ये जो के है, ये के ऑब्वियसली कोई कांस्टेंट है तभी लिखा गया है, पर ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ध्यान से समझ लेना, ये जो के है, दिस के इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। इट इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक तो कांस्टेंट है और दूसरा जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब है वो कांस्टेंट जो कभी नहीं बदलते हैं, जैसे जो हमारा जी कैपिटल जी होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना भाई, या स्पीड ऑफ लाइट है ना भाई, या स्टीफन्स कांस्टेंट है, सिग्मा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये सब यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज कभी नहीं बदलेंगी। दूसरे तरह के कांस्टेंट होते हैं लोकल कांस्टेंट, जैसे ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, तो मैं इसको हटाऊंगा तो एक इक्वालिटी लगाऊंगा। जैसे कैपेसिटर में क्यू इज प्रोपोर्शनल टू बी है, क्यू इज इक्वल टू सी भी कर देते हैं, तो सी एक तरह का कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, पर यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। हेंस के कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है और इसी बात पर बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो जो पहली ट्रिक है, मैं आपको दो ट्रिक दूंगा इस वीडियो में। तो जो पहली ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1, वो इसी के को समझने की कि ये के क्या है, के अंदर क्या है। तो के अंदर एक पूरी दुनिया है। ये जो के है, ये के कई सारे लोगों से मिलकर बना है। वो सारे लोग कौन कौन है वो आपको पता होना चाहिए। तो ट्रिक नंबर 1 जो है वो के की जो वैल्यू है उसके ऊपर, या वो वैल्यू को आपको समझाती है। तो के जो है, जो न्यूटन्स लॉ का जो कांस्टेंट है, उसकी जो वैल्यू है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल ए इंटू सिग्मा इंटू कैपिटल ए इंटू थीटा नॉट टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय m इंटू सी। इसको दिमाग में बिल्कुल पक्के तरीके से बैठा लें। k की जो वैल्यू है, k इज गिवन बाय दीज नंबर्स। ये क्या है एक एक करके समझें। फोर्थ ऑब्वियसली कांस्टेंट है, स्मॉल a जो है वो इसका एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है इस बॉडी का, या इस ये जो भी जिस मटेरियल से बना है उसका एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है। सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये जो कैपिटल ए है ये इस बॉडी का आउटर सरफेस एरिया है। कैपिटल ए क्या है? आउटर सरफेस एरिया। ध्यान रखना, इस पर खूब चीजें बनेंगी। आउटर सरफेस एरिया, तो जो भी आपकी बॉडी है, जैसे अगर स्फीयर है तो आउटर सरफेस एरिया 4πr² है ना भाई। तो आउटर सरफेस एरिया, थीटा नॉट ऑब्वियसली सराउंडिंग का टेम्परेचर है जो कि इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। m इसी बॉडी का मास है, तो ये जो हॉट बॉडी है इसका मास है m, और इसी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है c, है ना। तो इसी बॉडी का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है c। तो MCA ये सब बॉडी स्पेसिफिक है ना। बॉडी बदलते ही ये सारी जो चीजें हैं वो सारी चीजें बदल जाएंगी। तो स्मॉल a, कैपिटल A, MC ये सब बॉडी बदलते ही बदल जाएंगे। तो वो आपको सिचुएशन देगा जिसमें कंपेयर करवाएगा, दो चीजों को कंपेयर करवाएगा, इसका रेट और उसका रेट कंपेयर करो, तो वहां पर k का खेल हो सकता है। तो k की डेफिनेशन हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग टू बी अंडरस्टूड। ठीक है जी, ऐसा है। दूसरी जो बात मुझे आपसे करनी है, जो दूसरी ट्रिक है इसको समझने की, वो है इस इक्वेशन का इस्तेमाल में। तो उसको हम अगली स्लाइड से देखते हैं। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब हम यूज करते हैं, या डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट, ये जो इक्वेशन है, अब मैं इसको अगर और मैथमेटिकली सॉल्व करूं तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि थीटा माइनस थीटा नॉट को इधर ट्रांसफर करो, डी टी को उधर ट्रांसफर करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। हेंस डी थीटा
बाय थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेट करूं सो दैट बॉडी का टेम्परेचर मुझे टाइम के साथ पता चले। ऑब्वियसली एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन इधर से लॉगरिथम आ जाएगा, फिर उसके बाद लॉगरिथम हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, तो डेफिनेटली बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली गिरेगा, समझ में आता है। पर देन यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंटीग्रेशन से जो इक्वेशन मिलेगी वो काफी मुश्किल होगी, क्योंकि फिर e की पावर में आपको जो वैल्यूज आएंगी वो कहां से आएंगी। हेंस जो ट्रिक है, जिसको मैं ट्रिक नंबर 2 बोल रहा हूं, जो आपके लिए रामबाण टाइप की है, ट्रिक नंबर 2 वो ये है कि ये जो इक्वेशन है, जो कि अभी एक्चुअली इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है, इसको हम अपनी आसानी से समझने के लिए और कैलकुलेशंस करने के लिए, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करने के लिए इसी इक्वेशन को एवरेज में बना लेते हैं, बस इतना ही कर लेते हैं, इस इक्वेशन को एवरेज में बना लेते हैं। दैट मींस इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लेता हूं, डेल्टा थीटा बाय टी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, 50 से 40 गया, तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, डेल्टा थीटा का। हेंस डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय, मान लेते 5 मिनट लगे, तो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू, ये थीटा बॉडी का इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर था, इसको हम एवरेज टेम्परेचर बना लेते हैं, थीटा एवरेज माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा नॉट। ये है वो ट्रिक जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है जी। थीटा एवरेज का क्या मतलब हुआ, थीटा एवरेज से मेरा क्या मतलब हुआ, थीटा एवरेज से मेरा मतलब बॉडी का टेम्परेचर, मान लेते हैं कि कोई बॉडी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड कूल होती है और समय लगता है 2 मिनट्स सपोज, ठीक है। तो हम क्या क्या कहां कहां कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 50 और 40 का डिफरेंस विच इज 10, डिवाइडेड बाय टाइम का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 मिनट, यूनिट की चिंता मत करिए, कंपेयर करना होगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू थीटा एवरेज क्या रखेंगे, तो थीटा एवरेज रखेंगे 50 प्लस 40 बाय 2, 50 प्लस 40 बाय 2 माइनस जो भी सराउंडिंग टेम्परेचर क्वेश्चन देगा आपको वो, और फिर इस इक्वेशन को ऐसे ही एक और इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन कहेगा ठीक है अब 40 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में बता दो कितना समय लगेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बता दीजिए। तो आप ऐसी एक और एवरेज की इक्वेशन लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, टाइम की वैल्यू निकालेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से या एवरेज में लिखकर हम क्वेश्चन को फटाफट सुलझाएंगे। तो 2 बातें बता रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 ट्रिक दे रहा हूं। एक तो के की अंडरस्टैंडिंग, के में क्या है तो याद रखना है, के में क्या क्या लोग हैं, के में जो लोग हैं वो ये सारे लोग हैं, स्मॉल ए, सिग्मा, कैपिटल ए वगैरह वगैरह, जिसमें से मेनली जो हमें दिमाग में याद रखना है वो है ए, एम और सी की जो वैल्यूज है, ठीक है, करेक्ट है। और दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर मैं इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग लॉगरिथम वगैरह सॉल्व करना चाहूं तो अप्रॉक्सीमेटली, ध्यान रखना है आंसर यहां से हमेशा अप्रॉक्सीमेट आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली हम उस इक्वेशन को एवरेज में बना सकते हैं। ये 2 बातें, आइए अब क्वेश्चंस देखें, इन 2 बातों पर बेस किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक स्फेयर एंड डिस्क ऑफ द सेम मास, रेडियस एंड नेचर, सेम मास सेम रेडियस एंड नेचर, नेचर से क्या मतलब हो गया ए, तो नेचर सेम होने से ए सेम हो गया, है ना भाई, आर इक्वल, देन द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ कूलिंग इन सेम एनवायरमेंट विल बी, दैट मींस एनवायरमेंट भी सेम टेम्परेचर पर है, तो रेशियो ऑफ द रेट ऑफ कूलिंग बता दो। तो क्या क्या लोग हैं भैया, तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अ मेटेलिक स्फेयर एंड डिस्क, है ना, रेट ऑफ कूलिंग लिखना है मुझे, तो रेट ऑफ कूलिंग डी थीटा बाई डी टी मैं जब लिखूंगा तो वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट। तो क्या दोनों बॉडी के टेम्परेचर भी सेम है, क्या सराउंडिंग टेम्परेचर भी सेम है, और क्या हमें रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो लिखना है, तो क्या बेसिकली के का रेशियो लिखना है। यहां तक समझ में आना चाहिए। अच्छा जी, के के अंदर क्या लोग थे, के के अंदर जो लोग थे वो थे 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल ए इंटू सिग्मा इंटू कैपिटल ए इंटू थीटा नॉट टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय एम इंटू सी। इसमें कौन कौन लोग सेम है, सराउंडिंग टेम्परेचर सेम है भाई, सिग्मा तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ए भी सेम है, 4 भी सेम है ना, और इधर एम और सी में उसने बोला था सेम मास, तो मास भी सेम है ना भाई, और स्पेसिफिक हीट भी सेम है, सेम नेचर है उनका। हेंस क्या केवल एरिया का रेशियो रह गया, हेंस खेल केवल एरिया का केवल खेल रह गया, रेडियस पहले से ही दोनों को सेम है। हेंस स्फेयर के लिए जब मैं एरिया की टर्म लिखूंगा तो क्या आएगा 4πr², और जब मैं डिस्क के लिए लिखूंगा, यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, जब डिस्क के लिए लिखेंगे तो डिस्क के लिए πr² एक तरफ और πr² दूसरी तरफ, तो कितना 2πr²। हेंस जो रेशियो बनेगा डी थीटा बाई डी टी का जो रेशियो बनेगा, दैट रेशियो वुड बी इक्वल टू 4πr²। ये तो मैंने एरिया का टर्म, ये वाला टर्म लिखा है स्फेयर के लिए, डिवाइडेड बाय डिस्क के लिए लिख रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ πr²। कितना आंसर 2:1, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो राइट आंसर है
2:1। समझ में आ रहे हैं? बच्चे गलती कर सकते हैं यहाँ पर 2πr² की जगह πr² डालते हैं तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है आउटर सरफेस एरिया है ना, आउटर सरफेस एरिया। तो आउटर सरफेस एरिया जो है वो आउटर सरफेस एरिया हमें लेना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। Two metallic sphere S1 and S2 are made up of the same material and have identical surface finish. Again A value same कर दी, material same है, density वगैरह भी same हो गया। The mass of S1 is 3 times the mass of S2. Obviously उनके radius बराबर नहीं होंगे, तो mass of S1 is 3 times mass of S2. That means rho into 4/3 pi r1 cube is the mass of S1 is 3 times the mass of S2 is equal to 3 times of rho into 4/3 pi R2 का क्यूब, which clearly means R1 by R2 की जो वैल्यू है that would be 3 to the power 1/3। समझ में आती बात? अच्छा जी, अब देखो both these spheres are heated to the same high temperature, that means दोनों bodies के temperature भी same है, and placed in the same room having the same temperature। तो that means outer body surrounding का temperature, body का temperature same कर दिया आपने, and are thermally insulated from each other, and then the ratio of the rate of cooling of sphere S1 to that of sphere S2 would be, तो what would be the rate of cooling of sphere S1 to that of sphere S2। ठीक है जी, आ जाएं फिर से अगर हम अपनी ट्रिक की बात करें तो d थीटा बाय dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट, जिसमें से थीटा माइनस थीटा नॉट का टर्म सेम है, हेंस रेट ऑफ कूलिंग के रेशो में आएगी। ठीक है जी, अब अगर हम के में आ जाएं तो के में जो जो लोग हैं अगर हम उनको देखें और उनको समझें तो ऊपर में एक एरिया का टर्म है, अभी समझाया था मैंने, और नीचे में मास का टर्म है और सी का टर्म है। सी तो एनीवे सेम है, स्मॉल ए की वैल्यू भी दोनों जगह सेम है, हेंस बेसिकली ऊपर एरिया का टर्म और नीचे मास का टर्म, दोनों लोग चूंकि क्या है स्फेयर है, हेंस जब मैं एरिया रखूंगा तो क्या वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर एरिया, ऊपर एरिया रखा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में मैं जब मास रखूंगा तो क्या वो होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या आप समझ रहे हैं? एरिया टू मास का जो रेशो है दैट वुड कम आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू 1/r। एरिया टू मास का जो रेशो है दैट वुड कम आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, है ना, और एरिया टू मास का रेशो ही तो के प्रोपोर्शनल है, हेंस रेट ऑफ कूलिंग is basically in the ratio of K1 by K2 and K1 by K2 would be in the ratio of 1/r. That means R2 by R1, R2 by R1. I hope you are understanding. This is rate of cooling ratio. Rate of cooling ratio. तो rate of cooling ratio is like R2 by R1 और R2 by R1 की वैल्यू कितनी है? R2 by R1 की वैल्यू है 1/3 to the power 1/3 which is आंसर नंबर बी। आई होप यू आर गेटिंग। तो ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ कूलिंग का रेशो। तो ये दोनों जो एग्जांपल लिए ये के वैल्यूज पर थे। अब जो ट्रिक नंबर 2 मैंने बताई उसके एग्जांपल्स देखो जरा। तो हॉट वाटर कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन फर्स्ट 10 मिनट्स। तो अपन डेल्टा थीटा बाय टी करने वाले हैं। डेल्टा थीटा कितना 60-50 का डिफरेंस कितना 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 10 मिनट्स। तो डेल्टा थीटा बाय टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एवरेज थीटा, एवरेज टेम्परेचर कितना 60 + 50 बाय 2। सही बात है। तो 60 + 50 बाय 2 और सराउंडिंग टेम्परेचर उसने पूछा है। तो 60 + 50 कितना हो गया 6 7 8 9 10 11 110 बाय 2 110 बाय 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर मान लेते हैं थीटा नॉट। तो सराउंडिंग टेम्परेचर को थीटा नॉट मान लिया। ऐसे ही कहता है एंड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। तो कहां से कहां 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड कितना चेंज आया 8 डिग्री सेंटीग्रेड का समय कितना लगा 10 मिनट। यही इक्वेशन दोबारा लिख लें। तो चेंज आया है 8 डिग्री सेंटीग्रेड का, समय लगा है 10 मिनट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, तो वही रहा एवरेज टेम्परेचर 50 + 42 बाय 2। तो 50 + 42 is 92, hence 92 by 2 minus theta नॉट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप एक काम करें, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा 10 बाय 8, ये 10 कटेगा इज इक्वल टू, ये माइनस के भी कट जाएगा है ना भाई, ये कटा 2 5 = 10 और 2 5 = 10 55 और ये कटा 2 4 = 8 2 6 = 12, हेंस 55 माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय 46 माइनस थीटा नॉट, और इधर भी कट गया 2 5 = 10 और 2
4z। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सुलझा लेते हैं और थीटा नॉट के लिए इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। आंसर आ जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। साइन सॉल्व कर लोगे तो थीटा नॉट जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इसका आंसर है। समझ में आया कैसे ट्रिक नंबर 2 से फटाफट से सॉल्व कर लिया। वहीं अगर हम एक्चुअल न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्मेट है उसमें जाते तो फिर ये बहुत भारी पड़ने वाला था। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो जरा, और बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 टू 15 10 मिनट। अब अपन फटाफट करेंगे। 60 टू 50 गया 10 मिनट में, हेंस टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ 10 का, टाइम कितना लगा 10 मिनट्स, इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एवरेज टेम्परेचर 60 और 50, फिर वही 110 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, एंड रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 25। ठीक है भाई, क्या कहता है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 10 मिनट, तो पहले 10 मिनट में 60 से 50 हो गए, अब अगले 10 मिनट में 50 से मान लेते हैं कोई टेम्परेचर T तक पहुंची, है ना भाई, तो वो T का वैल्यू कितना होगा वो चाहिए। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से किसी T टेम्परेचर तक जा रही है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 50 माइनस T डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है नेक्स्ट 10 मिनट्स 10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ K इंटू एवरेज टेम्परेचर। नाउ 50 डिग्री सेंटीग्रेड से T गया तो एवरेज कितना बना 50 प्लस T बाय 2, सो 50 प्लस T बाय 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर विच इज 25। आई होप यू आर गेटिंग। अगेन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, T इज दी ओनली अननोन, T के लिए मजे से मस्ती से क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा, T की जो वैल्यू है वो है 42.85 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा। समझ में आ रही है बात। तो मैंने फटाफट से आपको दोनों ट्रिक समझा दी। और एक आखिरी बात और देख लेते हैं, कभी कभी इस तरह का भी कुछ पूछ लेता है। तो इफ अ पीस ऑफ मेटल इज हीटेड टू अ टेम्परेचर थीटा एंड अलाउड टू कूल, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो समय के साथ गिर रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा। अभी मैंने शुरू में ही आपको समझाया था कि कैसा डिके कैसा होगा, थीटा का टाइम के साथ कैसा ग्राफ आएगा, कैसा नेचर होगा, एक्सपोनेंशियल। हेंस एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर समय के साथ गिरेगा और रूम टेम्परेचर के आसपास जाकर काफी लंबे समय बाद सेटल डाउन हो जाएगा। क्या ये बात हमें सी वाला ग्राफ बहुत अच्छे से दिखा रहा है कि एक्सपोनेंशियली गिरेगा एंड फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम थीटा नॉट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर पर जाके सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो से आपको खूब फायदा होगा। और अगर आपके मन में थोड़ा बहुत डर, जनरली बच्चे डरते हैं न्यूटन लॉ से, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से, तो वो डर भी निकल गया होगा आपका। और अब आप एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को मजे से अप्रोच कर पाओगे, देख पाओगे। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.